Class 12th, Political Science, Chapter 1 of second part of your book, Challenges of Nation Building. Here is the fourth video of this chapter. In this video, we will study about integration of princely states, and we will also study about the problems of including these princely states and what was the government's approach towards it. Let's start the topic. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली आपको पता ही है कि किसी भी लैंड को, किसी भी रीजन को मिलाना या मर्ज करना आपके लैंड या आपके नेशन के साथ. प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बेटा अब आपको मीनिंग क्लियर है कि प्रिंसली स्टेट्स क्या हैं. फॉर योर नॉलेज हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. आपको याद है कि हम लोगों ने कई बार पढ़ा कि जो इंडिया जिसको आज हम लोग देखते हैं, इट वॉज नोन एज ब्रिटिश इंडिया. And British India was divided into two regions for the good governance and for the administration. The first region was the provinces. Provinces were the region or were the areas जहाँ पर British government direct rule किया करती थी, तो वो पार्ट आपका provinces में आता है. हम लोग जब दूसरे पार्ट आपके प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं, तो प्रिंसली स्टेट्स ऐसे वो एरियाज रहे, वो पार्ट्स रहे इंडिया के अंदर ही जिनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट रूल हुआ करता था. और इसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स वो राजाओं वाले रीजन हैं जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्टली रूल कर रही है, और आज़ादी के बाद इन्हें पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू कि आप डिसाइड करें कि आप कौन से देश के साथ मर्ज होना चाह रहे हैं. बेसिकली आप ये याद रखेंगे कि British India was divided into what were called the British Indian provinces. पहला आपका ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंसेस, और सेकंड जो रीजन था वो था प्रिंसली स्टेट्स. द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जैसे कि आपको बताया गया कि जो प्रोविंसेस हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर काम किया करती थी. ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ पर आपके जो प्रोविंसेस थे, अब ये जो आपके जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, चाहे ये लार्ज रीजन्स हों चाहे ये स्मॉल रीजन, इनके एरिया कैसा भी हो, इनके ऊपर इनके प्रिंस, इनके राजा, इनके नवाब, इनका रूल हुआ करता था. ठीक है, जिसको प्रिंसली स्टेट्स नाम दिया गया. इसके बाद जब बेटा हम लोग कॉलोनीज थे या जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, तब क्या था कि वहाँ की प्रजा वर्ड कहना सबसे ज़्यादा सही होगा क्योंकि हम राजाओं वाले रीजन की बात कर रहे हैं. बीच में उनके प्रिंस, और उसके बाद आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट. इस तरीके से रूल होता था कुछ. ठीक है, और जो आपकी प्रोविंसेस हैं उसके अंदर प्रोविंसेस और ब्रिटिश. तो यहाँ पर प्रजा या प्रिंस वाला सीन या फिर क्रिएशन नहीं है. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके सिर्फ और सिर्फ इस प्रोविज़न की, जहाँ पर प्रजा को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंस का सहारा लिया और प्रिंस को मीडिएटर पोजीशन दी कि आप हमारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आप अपनी प्रजा को गवर्न करोगे. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली ये स्टेटमेंट मैं आपके लिए दोबारा पढ़ रही हूँ. ऑन द अदर हैंड, सर्वर लार्ज एंड द स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted the British supremacy. यानी कि उन लोगों ने या प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी, उनका कंट्रोल एक्सेप्ट किया, और उस कंट्रोल की वजह से वो प्रिंसली स्टेट्स को भी कुछ हद तक उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट दिया करते थे. दिस वॉज कॉल्ड दी पैरामाउंसी. पैरामाउंसी बेसिकली क्या है? पैरामाउंसी एक लीगल एग्रीमेंट है जिसकी हेल्प से आप किसी रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल बना पा रहे हैं, जिसको आप सिजनैरिटी भी कह रहे हैं. प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1 of the 4 Indians lived under the princely रूल. बेसिकली कहने का मतलब क्या है बेटा कि जब हम लोग
प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर एक रीजन हमारे पास ये आता है कि आप जब राजाओं की बात कर रहे हैं, आप जब ये कह रहे हैं कि हाँ इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स भी हैं, तो उस प्रिंसली स्टेट्स के अंदर पूरे इंडिया का 1/3 जो रीजन है वहाँ पर आपके पास प्रिंसली स्टेट्स हैं, और भारत में रहने वाला हर चौथा पर्सन या हर चौथा जो नागरिक है वो आपके इस रीजन में रहा करता था। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट बेटा, जब हम लोग बात कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से जब इंडियन गवर्नमेंट बन रही है या ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम लोग इंडिपेंडेंसी ले रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं इस पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट्स के रीजन्स को ब्रिटिश इंडिया से आज़ाद होने के बाद इंडिया के अंदर मर्ज करने के लिए हमें कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। तो जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के तुरंत बाद या एकदम बाद जब बात कह सकते हैं, इट वॉज अनाउंस्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी दैट कि ब्रिटिश दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया द पैरामाउंट्स, यानी कि जो एक लीगल एग्रीमेंट साइन हुआ है राजाओं या प्रिंस यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं और हमारे बीच में यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स वुड ऑल्सो लैप्स, यानी कि वो भी हम ख़त्म कर देंगे। एंड this meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent, क्योंकि पैरामाउंट से ख़त्म कर दी, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो पहले उनके साथ गवर्न हो रहे थे वही सिचुएशन वो दोबारा बना के जा रहे हैं। भाई तुम पहले भी आज़ाद थे, हमने तुम्हें इनडायरेक्टली रूल किया, और अब पूरा देश हम लोग आज़ाद करें तो तुम फिर से आज़ाद हो, अपने डिसीजन तुम खुद लो। ये पैरामाउंट से ख़त्म करने का मतलब हो गया था। एंड इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं दैट कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they wish so. अब डिसीजन उनका है कि वो कौन से रीजन में जाके मिलना चाहते हैं, वो भारत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं या वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। और एक चॉइस और उनके पास आ गई कि भैया हमें किसी के साथ नहीं मिलना, हम तो अपना एक अलग इंडिपेंडेंट देश बनाएंगे। तो ये डिसीजंस भी हमारे सामने हमें देखने को मिले। और जब ये चॉइस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स को दी, तो इस चॉइस की वजह से इंडियन को भी या फिर इंडियन गवर्नमेंट को भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स फेस करने पड़े। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दैट दिस डिसीजन was left not to the people but to the princely rulers of these states। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डिसीजन है कि ये जो जनता है जो पहले इंडियन लैंड के ऊपर रह रही है, जिसने कहीं ना कहीं आज़ादी में अपना भी एक योगदान दिया है, आज़ादी का हिस्सा बने हैं, वो भी अब डिसीजन नहीं ले सकते। यानी कि प्रजा डिसाइड नहीं करेगी कि हमें कहाँ जाना है। कौन डिसाइड करेगा? उनका राजा डिसाइड करना है करेगा कि वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनेंगे, या इंडिया का पार्ट बनेंगे, पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, या फिर एक आज़ाद देश बनाएंगे। तो द रूलर विल डिसाइड, द प्रिंस और द राजा, द नवाब विल डिसाइड। ठीक है। And this was a very serious problem and could threaten the very existence of the United India। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम किसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं, किसका हिस्सा हम नहीं बनेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये प्रिंसली स्टेट्स ऐसा क्या डिसीजन ले रहे हैं और उस डिसीजन से इंडियन गवर्नमेंट को इंटरनल लेवल पर क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। क्या जो अगर हम लोग मैप की तरफ ध्यान दें तो मैप हमें क्या दिखा रहा है कि यार अगर ये ब्लू वाला सारा का सारा पार्ट मैं हटा दूं, अगर मैं पूरा का पूरा रीजन हटा देती हूँ ब्लू वाला, तो इंडिया तो उस तरीके से दिखेगा ही नहीं, इंडिया का इमेज तो वैसा होगा ही नहीं, बहुत सारे होल्स हो जाएंगे। और इंडियन टेरिटरी के विद इन बहुत सारे आज़ाद देश घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सिचुएशन हमने इमेजिन ही नहीं की थी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था भाई, अब हम लोग क्या करें। नेक्स्ट पैराग्राफ हमें यही कहता है दैट द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून। अब ये जो प्रॉब्लम है ना कि हम किसके साथ मिलें, किसके साथ जाएं, देश क्या करेंगे या हम लोग क्या करें, प्रिंसली स्टेट्स पर्टिकुलरली, तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी शुरू हो गई। और जब राजाओं को लगने लगा कि यार अब तो मैं आज़ाद हो सकता हूँ, अब तो मैं अपना आज़ाद देश बना सकता हूँ, अपनी प्रजा पे मैं खुद कंट्रोल करूँगा, मतलब पहले मैं राजा था, मतलब मेरे दादा परदादा राजा रहे हैं,
ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने मुझसे वो राजशाही छीन ली, मेरा रूल ख़त्म करने की कोशिश की, अब मैं फिर से राजा बन सकता हूँ, तो ऑब्वियसली वो राजा वो चांस नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। तो कुछ राजा ऐसे देखने को मिले जो कि ये कह रहे हैं कि भैया मैं अपना एरिया, मैं अपना राज्य, अपना प्रोविंस या मेरा जो रीजन है, जो मेरा प्रिंसली स्टेट्स है, मैं अपना एरिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं मर्ज करूँगा, मैं राजा हूँ और मैं अपनी प्रजा को खुद संभालूंगा। लाइक त्रिवेंकोर, लाइक मणिपुर, लाइक भोपाल, लाइक हैदराबाद, लाइक जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वो राजा थे, मतलब जिनके नाम हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, इसलिए मैं उन्हीं नामों को ले रही हूँ। बुक में हम लोग इतने सारे नाम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे, बट देवर मेनी। त्रिवेंकोर के बारे में भी बहुत थोड़ा सा आता है, ज़्यादा 1 मार्क क्वेश्चन टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये वो रीजन्स रहे जिन्होंने ये कह दिया कि हम एक आज़ाद देश की भूमिका निभाएंगे ब्रिटिश इंडिया से आज़ाद होने के बाद, या ब्रिटिश गवर्नमेंट की पैरामाउंसी ख़त्म होने के बाद, आसान शब्दों में। नेक्स्ट है, ये जो प्रॉब्लम है कि हम आज़ाद होंगे या कुछ और होगा, तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि लोगों देशों को लगने लगा कि भैया मैं पहले आज़ाद हो जाता हूँ, बाद में पता नहीं ये लोग क्या पॉलिसी निकाल दें, तो मेरा तो वो जो राजशाही है, जो राजा बनने का जो सपना है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रूलर ऑफ त्रिवेंकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस, यानी कि हम आज़ाद रहने का निर्णय ले चुके हैं। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट नेक्स्ट डे, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी कि भैया मैं भी आज़ाद रहूँगा। अब नवाब साहब तो, या फिर हम कहें कि जो निज़ाम साहब थे हैदराबाद के, वो तो दुनिया के अमीर लोगों में आते थे, वो तो अपनी राजशाही किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो इनके साथ तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो हैदराबाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इट वॉज द रीजन जहाँ पर राजा को मनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों, कैसे हुआ, पटेल साहब ने क्या किया, वो हम सब लोग आगे पढ़ेंगे। रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल वर एवर्स टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम मना कर रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम आपके संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे, हम अपने खुद के संविधान या प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को रूल करेंगे। डायरेक्टली मना कर दिया भी हम तुम्हारे साथ नहीं मिलना चाह रहे। तो ये सबसे बड़ी टेंशन थी कि अब हम लोग क्या करें कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं तो हमारा हिस्सा ही नहीं बनना चाह रहे, और देश के भीतर बहुत सारे देश होना प्रॉब्लम तो है, तो इसको कैसे सॉल्व किया गया, वी विल स्टडी अबाउट दिस। The response of the rulers of the princely states meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into number of small countries, क्योंकि एक बड़े हिस्से का आप दो पार्ट्स तो बना ही चुके हो, एक हिस्सा आपने यहाँ से काट दिया, एक हिस्सा आपने यहाँ से काट दिया, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के नाम पर। अब आप बीच वाला जो हमारा हिस्सा बचा है, जिसको आप इंडिया कह रहे हैं आज के टाइम पीरियड में, आप उसको और डिवाइड करने की प्लानिंग कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स के अनाउंसमेंट से, तो यही लग रहा था। तो इट वॉज अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कि अब हम लोग हमारे इंटरनल बॉर्डर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, जब ये 500 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट जो कह रहे हैं भाई हमें आज़ाद होना है, हमें आज़ाद होना है, तो ये सिचुएशन कैसे सॉल्व की जाएगी। इट वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। The prospects of the democracy for the people in these states also looked bleak। अब ये क्या है, हमारा जो आज़ादी के बाद की लोकतांत्रिक सरकार बनाने का सपना था, आज़ादी के बाद या जो हमारा इंडिपेंडेंसी के बाद डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप करने का जो हमारा ड्रीम था, जो कि हम लोग पूरे नेशनल मूवमेंट के अंदर गीत गाते चले गए, हम आज़ाद होंगे, डेमोक्रेसी सेटअप करेंगे, आज़ाद होंगे, यूनाइट नेशन बनेगा, यूनिफिकेशन हमें दिखेगा, यूनियन ऑफ इंडिया तैयार करेंगे, वो सपना तो बिखरता दिख रहा था। अब उस बिखरते हुए सपने को कैसे समेटा गया, वो हमारा आगे का टॉपिक है। एंड दिस वॉज द स्ट्रेंज सिचुएशन since the Indian independence was aimed at unity and self-determination as well as the democracy। अब ये सारे हमने क्या है, हम पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते थे और हमने क्या क्या प्लानिंग की। एंड इन द मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट गवर्नमेंट्स were run in a non-democratical manner and the rulers were unwilling to give democratic rights to their population। ये स्टेटमेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
इसी स्टेटमेंट का फ़ायदा उठाया गया। कारण फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं? अच्छा, हम प्रजा हैं, हम ये सोच रहे हैं कि यार अगर आज़ादी मिल गई है तो हमें तो राइट्स मिलने चाहिए, डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर मिलनी चाहिए। अरे भाई, आज़ादी तो मिली ही नहीं, हम तो इस राजा के या नवाब के अंडर रहते हैं, ये तो हमें आज़ादी नहीं होने दे रहा, हमें ये तो मोनार्किस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप करने का प्लानिंग कर रहा है, हमारा सपना तो धरा का धरा रह गया। तो ये चीज़ क्या है कि इंडिया तो डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप करना चाह रहा है। डेमोक्रेसी मीन टू से व्हाट, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये सब चीज़ें मिलेगी। पर ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये उस तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भैया हम तो अपना गवर्नमेंट सेटअप करेंगे, और जो हमारी गवर्नमेंट होगी ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी हो। और जो लार्ज पॉपुलेशन सपना संजोए बैठी है आज़ादी के बाद, इक्वालिटी, जस्टिस, फर्टिनिटी और लिबर्टी का, वो सपना तो ख़त्म। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया और कोशिश की गई कि हम एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एक इस तरीके से प्लानिंग करें कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो नेक्स्ट एपिसोड में बेटा हम लोग गवर्नमेंट के अप्रोचेस देखेंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट ने प्लानिंग की, क्या क्या अप्रोचेस रही, क्या क्या आइडियोलॉजी रही, किस पर्सपेक्टिव के साथ उन्होंने गवर्नमेंट की अप्रोच को पेन डाउन किया, उसे एक पाथ दिखाया, और कई सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन गवर्नमेंट के अंदर बाय हुक और बाय क्रुक इंडिया का मेंबर बना लिया।